हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए सेशन को लेकर के आया हूं। दोस्तों, हमारा ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी सेशन है। हमारे सेशंस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस वाले सेशन को विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये सेशन जो है वो किससे संबंधित है? ये मिट्टियों से संबंधित है। मिट्टियाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में कितने कितने तरह की मिट्टियाँ हो सकती है। एक तो ये है आपकी वन क्षेत्र की मिट्टी, ठीक है, या जंगली मिट्टी। ये आपकी दोस्तों काली मिट्टी है। काली मिट्टी है दोस्तों। ये आपकी लाल मिट्टी है। ये आपकी सारी की सारी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, यहां से लेकर के पूरी, ठीक है। और इसमें भी ऊपर वाले क्षेत्र में कैसी मिट्टी है? पहाड़ी मिट्टी, ठीक है। ऊपर वाले क्षेत्र में कैसी मिट्टी है? पहाड़ी मिट्टी। फ्रेंड्स, हमें पता है कि यहां से गंगा निकलती है। गंगा इधर से निकलती है और ये एक सेकंड, ठीक है। गंगा नदी यहां से निकलती है और यहां से बंगाल की खाड़ी में एंटर कर जाती है या मिल जाती है। और यहां से भी गंगा की एक शाखा निकलती है जिसे बंगाल में हुगली कहा जाता है, ठीक है। गंगा दोस्तों, जब कोई भी नदी ऊपर से पहाड़ से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है तो बहुत सारी चट्टानें लेकर के आती है और ये चट्टानें एक जगह पर जमा करती रहती है। और उस प्रदेश में वो क्या करती है कि इन्हीं चट्टानों के बीच में एक तरह से खो जाती है। इस प्रदेश को कैसा प्रदेश कहते हैं? भांवर प्रदेश। भांवर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है और थोड़ी सी इसे समतल जगह मिलती है, थोड़ी सी इसे समतल जगह मिलती है तो इसे ये पहले ढाल खोजती है। जिधर ढाल होती है उधर ही तो नदी आगे बढ़ेगी। तो ये सर्वप्रथम क्या करती है? ढाल खोजने का प्रयास करती है। ढाल खोजने में इसे कुछ समय लगता है, इसी वजह से इस प्रदेश में पानी काफी समय तक ठहरा हुआ रहता है। तो ये प्रदेश कैसा प्रदेश है? तराई प्रदेश। मित्रों, तराई प्रदेश में मच्छरों का सबसे ज्यादा प्रकोप पाया होता है। इस तरह का प्रश्न आपके टीटी में आ चुका है, ठीक है। मच्छरों का सबसे ज्यादा प्रकोप कौन से प्रदेश में होता है? उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से सही ऑप्शन था तराई प्रदेश, ठीक है। और ये प्रश्न भी मिट्टी से ही संबंधित था। ये प्रश्न नदी का प्रश्न नहीं था, ये मिट्टी से संबंधित क्षेत्र ही है तराई प्रदेश। अच्छा, अब ये नदी जब आगे बढ़ती है इधर से तो ये किसी बाढ़ग्रस्त इलाके से जाएगी और यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे क्या करती है कि इन दो एरिया में लगातार वो हर साल बाढ़ हिलाती रहती है और इस वाले एरिया में वो कभी कभी बाढ़ लाती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो कैसा है? वो है आपका खादर, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है वो कैसा है? आपका बांगर। जलोढ़ मिट्टी का कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है नवीन जलोढ़, जो अभी नया बना जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ कैसा जलोढ़ होगा? जिस एरिया में लगातार बाढ़ आएगी वहीं पे तो नई नई मिट्टी आएगी। लगातार बाढ़ कहाँ पे आती रहती है? खादर में आती रहती है, ठीक है। खादर प्रदेश में आती रहती है। तो खादर मिट्टी जो हो जाएगी वो नवीन जलोढ़ हो जाएगी और बांगर मिट्टी कैसी हो जाएगी? वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कही जाएगी, ठीक है। इतना हमें आपको बताना था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मृदा का निर्माण, ठीक है। मृदा का निर्माण दोस्तों कैसे हो सकता है? मृदा का निर्माण जब भी चट्टानें होती है, जैसे चट्टान, मैंने आपको उसके संबंधित एक वीडियो यहाँ पर पीछे डाला हुआ है। चट्टानों पे लगातार आप देखिए कि पानी आके या तो लगता रहेगा या तो वो पानी के संपर्क में रहेंगी, नदी के संपर्क में रहेंगी। तो लगातार पानी जहाँ पे गिरता रहता है
जहां पे वो एक बल के साथ, एक वेग के साथ आकर के लगता रहता है, तो वो उसकी परत को, चट्टान की परत को हटा देता है। चट्टान की परत को वो ऊपर से हटा देता है। और वो महीन सी परत आखिर गई कहाँ? वही महीन सी परत तो मिट्टी बन जाती है, जो आगे चट्टान के द्वारा बहा करके ले जाई जाती है। ठीक है। और कैसे बन सकती है मिट्टी? एक हवा के अपर्दन से बन सकती है, हवा के अपक्षय से बन सकती है। हवा से कैसे चट्टानों का अपर्दन होगा? देखिए, हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, धूल मिट्टी के, उसमें पहले से कण मौजूद होते हैं। वो कण आ करके हवा के साथ चट्टानों से टकराते हैं, और टकराने से क्या होता है? उनका अपक्षय होता है। अपक्षय होने से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। तो भौतिक अपक्षय हो सकता है, या ताप और दाब के प्रभाव में भी बहुत ज्यादा, अगर ताप है या बहुत ज्यादा दाब है, तो उसके प्रभाव में भी अपक्षय हो सकता है, या रासायनिक अपक्षय भी हो सकता है। ठीक है। इसी मृदा में पेड़ पौधों व पत्तियां गिरकर सड़ते रहते हैं, इसे ह्यूमस। देखिए, इसे समझाने के लिए मुझे बनानी पड़ेगी मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका। ठीक है। इसमें टोटल 5 स्तर होते हैं। ठीक है। पहला, इसे कहते हैं ओ रीजन, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। ठीक है। और उसके बाद डी। ओ, ए, बी, सी और डी। ठीक है। देखिए, ओ वाले रीजन में क्या रहेगा? ओ वैसे तो कहीं कहीं इसे पहले प्रथम संस्तर के रूप में गिना जाता है। ठीक है। लेकिन बहुत जगह पे इसे प्रथम संस्तर के तौर पे नहीं गिना जाता। इसमें हमने दोस्तों क्या किया है? हमने जमीन को खोदा है एक गहराई तक, और खोद करके, जमीन को खोदने के बाद हम नीचे देख रहे हैं कि उसमें कितने स्तर हैं, कितने तरह की अलग अलग प्रकार की उसमें मिट्टियां मौजूद हैं। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो स्तर होगा, सबसे ऊपर वाला जो स्तर होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों? ये किससे बना होगा? ये जीवाश्म के सड़ने से बनने वाले पदार्थ से बना होगा। जैसे कि पत्तियां कुछ सड़ गई, या कुछ जानवर मर गए, उनके मरने से क्या हुआ? उनके शरीर विघटित हो गए, उनके शरीरों के विघटन से ऊपर की परत का निर्माण हुआ। इसी परत को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस। इसी परत को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसी को ओ परत भी कहते हैं। लेकिन बहुत जगह पर भारत में क्या है कि ह्यूमस का बहुत ही ज्यादा अभाव पाया जाता है यहाँ की मिट्टी में। इसी वजह से यहाँ फसलों का शुरुआत में क्या हुआ कि फसलों का बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। तो ह्यूमस के बहुत ज्यादा अभाव के कारण ये पहली वाली जो परत है दोस्तों, उसका अभाव पाया जाता था, और कई जगह पे तो ये परत पाई ही नहीं जाती। तो इसकी वजह से क्या होती है कि जो दूसरी वाली परत है ए, वो सबसे ऊपर रहती है। ठीक है। और इसी को प्रथम परत भी कहा जाता है, या इसी को टॉप सॉइल भी कहा जाता है। ऊपरी परत या ऊपरी मिट्टी या टॉप सॉइल, ये ए लेयर है। ठीक है। पहला स्तर है। अब देखिए, ह्यूमस में क्या होगा? आपके छोटे मोटे जीव जंतु रहेंगे। ह्यूमस कैसी होगी? ह्यूमस काफी हल्की होती है। क्यों? क्योंकि जीवाश्म से बनी हुई है, जीवों के विघटन से बनी हुई है। और जो उसके नीचे वाली परत होगी, ये टॉप सॉइल होगी। टॉप सॉइल में क्या है कि छोटे मोटे जीव जंतु इसमें रहेंगे। इसमें केंचुआ जा सकता है, चूहे, खरगोश इत्यादि इसमें जगह बनाकर, स्थान बनाकर रहेंगे। और जो पौधों की, पेड़ों की नहीं, बड़े पेड़ों की नहीं, पौधों की, जितने भी हमारे फसलें हैं, वो धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, कैसी भी फसल है, उसकी जड़ें सिर्फ और सिर्फ इसी स्तर तक आती हैं, इसी स्तर तक आती हैं। ए वाले स्तर तक ही आती हैं, बी तक नहीं पहुंच पाती। उसके बाद आ जाती है, ये तो आपकी टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल। ठीक है। अगला जो है वो कैसी है? सब सॉइल, या बी वाली परत। दोस्तों, बड़े पेड़ों की जड़ें यहां तक आती हैं, मैक्सिमम वो यहां तक पहुंच सकती है, बी वाले स्तर तक पहुंच सकती है। ठीक है।
बी वाले स्तर में खनिज पदार्थ इत्यादि भी पाए जाते हैं और भूगर्भीय जल भी इसी में ही पाया जाता है। ठीक है। जो सी वाला स्तर होता है ये छोटे छोटे पत्थर के कणों, बजड़ियों इत्यादि से बना होता है, जैसे चूना पत्थर इत्यादि के छोटे छोटे कणों से ये बना होता है। तो इसमें कुछ खास ऐसा मौजूद ही नहीं होता जो किसी भी जैविक क्रिया को एक तरह से सपोर्ट कर सके। लेकिन जो डी वाला स्तर है, डी वाले स्तर में देखिए इसमें बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने सब पाई जाएंगी। तो इसमें तो कोई जड़ यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती, कोई जैविक प्रक्रिया यहाँ पे संभव ही नहीं। ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 स्तर हैं, इन्हें आप 4 स्तरों के रूप में भी पढ़ सकते हैं। देखिए संस्तर ए सबसे उपजाऊ है, सबसे अधिक ह्यूमस इसी संस्तर के जस्ट ऊपर ही होता है, तो सबसे अधिक ह्यूमस कहाँ होगा? वो संस्तर ए में ही होगा। ठीक है। संस्तर बी में ह्यूमस होता ही नहीं। ठीक है। 10%। संस्तर बी को सबसॉइल भी कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। संस्तर सी, इसमें क्या है? इसमें छोटे छोटे पत्थरों के कण, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि के कण, बजड़ियां इत्यादि ये सारे पाए जाते हैं। संस्तर डी में क्या है? बड़े पत्थर, हार्ड पत्थर, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कठोर पत्थर और चट्टाने इत्यादि पाई जाती हैं। यहाँ पे मिट्टी का लेश मात्र भी मौजूद नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। मृदा का संगठन कैसे होता है? देखिए ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ मृदा में कितने होते हैं? मृदा मतलब के सबसे ऊपर की जो परत है मिट्टी की, सबसे ऊपर की जो मिट्टी की परत है जिसमें हम फसलें इत्यादि उगाते हैं। ठीक है। फसलें इत्यादि उगाते हैं उसे ही मृदा कहते हैं। अच्छा, मृदा में ह्यूमस का क्या है? वो 5 से 10% रहती है। 5 से 10% रहनी चाहिए। ये हम नहीं करें कि आप कहीं से मिट्टी खोदेंगे तो उसमें 5 से 10% ह्यूमस पाई जाएगी। ह्यूमस क्या है कि भारत में हर जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी है और अलग अलग मात्रा में वहां पे ह्यूमस है, लेकिन 5 से 10% अगर रहेगी तो फसलों के लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है। खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा जल लगभग 25%, मृदा वायु 25%। ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, 40 से 45% सबसे ज्यादा आपकी क्या रहेंगे? खनिज पदार्थ रहेंगे। और मृदा जल और मृदा वायु क्या रहेंगे? दोनों बराबर रहेंगे। सबसे ज्यादा क्या रहेगा? खनिज पदार्थ रहेगा और सबसे कम ह्यूमस रहेगा, 5 से 10% के बीच में। अगर इससे कम हो जाता है तो दोस्तों मृदा कैसी हो जाती है? बंजर भूमि उसको कहा जाने लगता है। बंजर भूमि, वहां कुछ भी उगता नहीं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार, देखिए अभी मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताया। देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या है कि कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। कछारी शब्द क्या है कि कीचड़ या बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से गंदगी या कीचड़ से ही कछार शब्द निकला है। तो कछारी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कछार में पाई जाती है। और कछार रीजन कौन सा है दोस्तों? ये खादर वाला बेल्ट है जहां पे हर साल बाढ़ आती रहती है, वो कछारी क्षेत्र है। तो कछारी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दूसरा नाम क्या है इसका? चिकनी दोमट मिट्टी। ठीक है। अगला है, यह मिट्टी हमारे देश में समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। अभी मैंने बताया गंगा का जो पूरा बड़ा सा मैदान है वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जो हिमालयी नदियां निकलती हैं, हिमालयी नदियां कैसी मिट्टी बनाती हैं? वो जलोढ़ मिट्टी ही बनाती हैं। ठीक है। तो हिमालयी नदियां आपकी गंगा भी हो गई, यमुना भी हो गई, ब्रह्मपुत्र भी हो गई और उधर से सिंधु हो गई। ठीक है। ये सारी नदियां कैसी नदियां हैं? हिमालयी नदियां हैं। तो इनके द्वारा बनाई जाने वाली मिट्टी कैसी होगी? ये जलोढ़ मिट्टी होगी। तो ये भारत के पूरे उत्तरी मैदान में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ से आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जल के द्वारा ये लाई जाती है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है इसे। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है। ठीक है। उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बता दिया मैंने। वह 3 प्रमुख नदियों द्वारा लाई जाती है। 3 नदी तंत्र हैं उत्तर भारत में। मैंने नदियों में आपको पढ़ाया था, 3 नदी तंत्र ही हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। है तो और भी नदियां, पर बाकी सारी नदियां क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं, मेन नदी नहीं है। तो मेन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं 3 नदियों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान, यहाँ पे ये मिट्टियां पाई जाती है। अगला देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी लावा के क्षरण से बनती है। जब लावा सूख जाता है या ठंडा पड़ जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो परिवर्तित हो जाता है दोस्तों
एक तरह की आग्नेय चट्टान में, और आग्नेय चट्टान का जब अपक्षरण होता है, वो छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है, तो इसका निर्माण हो जाता है काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अब काली मिट्टी पाई कहाँ पे जाएगी दोस्तों? ये जो पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाएगी, कर्नाटक वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाएगी। कुछ विशेष तरह के खाद्यान्न जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी उनके लिए उपयुक्त होती है। और गन्ने के उत्पादन के लिए भी काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि आयरन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। इस मिट्टी को कपास इसमें बहुत ज्यादा पैदा होता है, इसीलिए कपास की मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी का एक और नाम है दोस्तों रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास होता है, कपास के उत्पादन के लिए ये बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसलिए थोड़ा सा गुजरात वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में कपास बहुत ज्यादा पैदा होता है। मूंगफली की फसल के लिए भी ये मिट्टी बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते, लाल मिट्टी, यह मिट्टी देखिए रूपांतरित चट्टानों का जब क्षरण होता है, रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं दोस्तों? जब आपकी अवसादी चट्टानों पर ताप या दाब लगता है और वो चट्टानें कठोर हो जाती हैं तो रूपांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं। यही रूपांतरित चट्टानें जब वर्षा या जल के प्रभाव से धीरे धीरे इनका क्षरण होने लगता है, मतलब कि ये इनका इरोजन होने लगता है एक तरह से। ठीक है, ये गलने लगती हैं, तो किसका निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लोहे की अधिकता होती है, और लोहे की अधिकता होने की वजह से इसका रंग लाल होता है। लोहा अपने ऑक्साइड के फॉर्म में इसमें पाया जाएगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में इसमें पाया जाएगा, मतलब एक तरह से आयरन ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। Fe2O3 इसके फॉर्म में पाया जा सकता है, या Fe3O4, ये भी एक आयरन की ऑक्साइड है। ठीक है, और ये दोनों का कलर क्या होता है? लाल होता है। तो आयरन ऑक्साइड के रूप में आप देखिए कि लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाती है तो वो भी कैसी होती है? वो भी लाल होती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि लोहा काला होता है तो मिट्टी क्यों लाल दिखने लगी लोहे की वजह से, क्योंकि वो उसकी ऑक्साइड की वजह से वो लाल दिखती है। ठीक है, ये इस तरह का प्रश्न आपसे प्रश्न पत्र में बना के पूछा जा सकता है। लाल मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भाग, महाराष्ट्र में भी लाल मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों में, छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर प्रदेश में, ठीक है, यहां भी ये पाई जाती है। पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं, देखिए मैप में देख लीजिए लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र आ गया, झारखंड वाला भी क्षेत्र आ गया, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र आ गया, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ गया, और ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र आया, कर्नाटक तेलंगाना में पाई ही जाएगी। और इस वाले क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जा रही है? जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, ये तटीय मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी, ये पूरी की पूरी लाल मिट्टी। यहाँ पे देखिए आप पूरा प्रदेशों को आप धीरे धीरे यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में ये मिट्टी पाई जाएगी, केरल के भी कुछ क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिट्टी से संबंधित और भी जो प्रश्न होंगे उसको लेकर के कल मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, और जो भी कुछ थ्योरी बाकी रह गई है तो वो प्रश्नों के साथ ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे सेशन को आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।